नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई चार्ज था Q, इसके चारों ओर 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। इस 3 डायमेंशनल स्पेस पे जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल पहुंचता है तो वो फोर्स फील कर सकता है। ठीक है, तो इस 3 डायमेंशनल स्पेस पे जब कोई चार्ज पार्टिकल पहुंचता है तो जितना फोर्स फील करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। उस 3 डायमेंशनल स्पेस पे जब कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो कुछ फोर्स फील करता है, और जितना फोर्स फील करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये जो ये Q0 है, इस Q0 को हम लोग बोल देंगे क्या है? वो एक टेस्ट चार्ज है। और ये जो Q है वो क्या है? एक सोर्स चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट और यूज़ होंगे। एक होगा सोर्स चार्ज और एक होगा टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी था, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। एक वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करें तो क्वांटिटी जो बचेगी वो वेक्टर ही होगी, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। और इसलिए क्या होगा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर Q0 ना, यहाँ पर Q0 क्या है? एक टेस्ट चार्ज है। इसका यूनिट क्या होता है? कूलम। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन। तो अगर इसके SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और चार्ज का हो जाएगा कूलम, तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही अगर देखें हम लोग कि अगर कोई पॉइंट चार्ज था कैपिटल Q, इसके चारों ओर का 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पर फील्ड निकालना और डिस्टेंस है R। क्वेश्चन है इस R डिस्टेंस पे इसके फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज हो गया Q, डिस्टेंस हो गया स्मॉल q, और डिस्टेंस कितना ले लिया? इसके R का स्क्वायर। टेस्ट चार्ज था तो Q0 ले लेते हैं। इस Q0 का साइड अगर चेंज करूँ तो क्या बन जाएगा? F अपॉन Q0 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला निकला F/Q0 को, इसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा F के बराबर, F/Q0 के बराबर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल गया। अब यहाँ पर जो Q0 है वो क्या है? टेस्ट चार्ज। और ये जो कैपिटल Q है वो क्या है? सोर्स चार्ज। तो 2 अलग अलग फॉर्मूले देख रहे हैं, दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है और दोनों जो है वो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, लेकिन दोनों चार्ज जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो NCERT में एक टॉपिक दिया हुआ है इसमें कि इससे क्या क्या पता चलता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी हुई हैं। जैसे पहले बोला है कि इक्वेशन 1.8, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, वी कैन इन्फर दैट चार्ज Q इज़ यूनिटी। अगर Q को 1 कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट। तो इससे डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q एट एनी पॉइंट इन स्पेस मे बी डिफाइंड एज, क्या हो सकता है? फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस्ड इन इफ़ प्लेस्ड इन दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर रखने पे जितना फोर्स फील करेगा उसी को क्या बोल देंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। अब ये जो टेस्ट चार्ज Q0 है, इसके बारे में भी कुछ समझाया है कि ये जो Q0, या इस किताब में Q बोला है, मैं इसको Q0 बोल रहा हूँ, Q भी मान सकते हैं। इस Q के बारे में क्या होना चाहिए? तो Q जो होगा वो नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए। द फोर्स जो होगा वो नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए, और ऐसा होने के लिए Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? नियरली 0 होनी चाहिए। ठीक है, इसे खुद का कोई फील्ड नहीं होना चाहिए, और जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए।
तो इस हिसाब से समझा दिया उसको, ठीक है। अगला जो बोला है इसी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू चार्ज क्यू डिफाइंड ऑपरेशनली इन टर्म्स ऑफ सम टेस्ट चार्ज क्यू एंड इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यूज Q0 को यूज़ करके उसको डिफाइन करते हैं, बस Q0 पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है सोर्स चार्ज Q पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिर्फ डिपेंडेंट होता है कैपिटल Q पे या स्मॉल q या Q0 जो बोल रहे हैं हम लोग, उस पर डिपेंड नहीं करता, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू Q इज डिपेंडेंट ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट R, ठीक है। और क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट Q पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड्स ऑन Q, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर R पे डिपेंड कर रहा है तो 3 डायमेंशनल स्पेस पे एग्जिस्ट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करें, तो इसके डेफिनेशन में ही यूज़ कर ली कि +1 चार्ज जिस डायरेक्शन पे फोर्स फील करेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो और इसकी वजह से फील्ड देखना हो तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो होगा वो बाहर की ओर होगा, मतलब आउटवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं इसी की जगह पे तो वो किधर लगेगा, अंदर की ओर, तो उसको क्या कह देंगे हम लोग, रेडियली इनवर्ड। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते थे कि जो अगर फॉर्मूले को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और सिमेट्रिकल होगा हर पॉइंट पर। अगर सिमेट्रिकल है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हर पॉइंट पर, इसका मतलब डायग्राम या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल शो करेगा। तो ये अगले पॉइंट में ये लिखा है कि पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए जैसे फोर्स का सुपरपोजिशन पढ़ते हैं हम लोग, इसमें भी वैसे ही होगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत ही क्यों पड़ी, फोर्स जो था वो करीब करीब सारे कॉन्सेप्ट को समझा देता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू, पढ़े थे हम लोग 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये तो सफिशिएंट है किसी भी दो चार्ज के बीच के फोर्स को समझाने के लिए, तो क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया जबकि फोर्स पूरी तरह से सफिशिएंट है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझाने के लिए। तो इसका आंसर भी क्वेश्चन में ही है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझाने के लिए फोर्स का कॉन्सेप्ट करीब करीब सफिशिएंट है, पर जैसे ही हम लोग वेरिएबल फील्ड के बारे में पढ़ते हैं तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है इसमें टर्म यूज़ होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ये फोर्स जो होता है वो समझाने में कठिन पड़ता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे पूरे कॉन्सेप्ट को ईजिली समझाया जा सकता है। तो फोर्स के कॉन्सेप्ट को ना यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जब भी वेरिएबल फील्ड के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं या जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग, तो हम लोग को पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट है फोर्स से समझाना थोड़ा कठिन है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से समझाना ज़्यादा सरल पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करते हैं। मतलब कि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का कोई नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ एक वेक्टर फील्ड होते हैं, ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग को पता चलेगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा होता है तो उस समय पे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर समझना चाहते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, इस टॉपिक का इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ईजी होता है समझाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में रिलेशन समझना हो तो भी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आता है। न्यूमेरिकल 1.7 देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गिरता है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड एंड कीप मैग्नेटिक फील्ड अनचेंज्ड। द प्रोटॉन फॉल्स टू द सेम डिस्टेंस। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन दोनों के केस में टाइम निकाल कर बताना कितना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले पता होना चाहिए कि दो प्लेट दे दिया ऐसा, इधर हो गया माइनस, इधर हो गया प्लस, और इस जगह पे क्या रख दिया हम लोग, कोई इलेक्ट्रॉन को रख दिया ऐसा। अब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव से रिपेल होगा, नेगेटिव से रिपेल होकर नीचे क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E के बराबर, तो E इंटू E ले लेते हैं। और जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन।
अब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो लिख सकते हैं ई ई इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्सेलरेशन आ जाएगा छोटा ई बड़ा ई अपॉन एम। इसको बोल देंगे एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस फील्ड। ठीक है। अब क्वेश्चन जो है इसमें बोला है कि डिस्टेंस, इसकी लेंथ जो है एल मान लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकाल के बताना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है कि इक्वेशन बोलता है कि S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है L, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस हाफ का हाफ, एक्सेलरेशन कितना हो गया छोटा ई बड़ा ई अपॉन एम और इनटू टी का स्क्वायर। तो क्या बच जाएगा? L इज इक्वल्स टू हाफ ई एम ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। टी निकालना है तो ये हो जाएगा 2ml अपॉन ई कैपिटल ई का रूट। ठीक है। अगर बात करें टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकलेगा? 2 की वैल्यू 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -20 31 kg। लेंथ कितनी दी हुई है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और ई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 2 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा कि टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन करना। तो कितना आ जा रहा है इसकी वैल्यू? 2.9 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। ठीक है। अगर सेम टाइम फॉर प्रोटॉन निकालना होता तो हम लोग को ये 2 की 2 वैल्यू रखते। इलेक्ट्रॉन, इसमें जो मास होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। ये वैसे का वैसे ही डिवाइडेड बाय सेम 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम फॉर्मूला लगा दिए। फॉर्मूला कितना, टाइम कितना निकल रहा है? टाइम निकल रहा है t इज इक्वल टू निकल जाएगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड्स। ठीक है। सेम केस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.9 इंटू एक्सेलरेशन ऊपर में निकाले ना, छोटा ई बड़ा ई अपॉन एम। ठीक है। वैल्यू पुट करके प्रोटॉन का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी एक्सेलरेशन निकाला है, सॉरी सिर्फ प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकाला है। तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 1.9। ऐसे पुट करना। ई की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन मास हो जाएगा 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो करीब करीब 1.9 इंटू 10 टू द पावर 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.8 बाद में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी को समझने के लिए कुछ लाइन्स ड्रॉ किए जाते हैं, कुछ एरोस ड्रॉ की जाती हैं और उन एरोस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं। इन लाइन्स को ही क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या देखना होगा हम लोग को कि हम लोग +1 कूलम चार्ज को कंसीडर करेंगे
और वो जिस पाथ पे जाएगा वो पाथ, जैसे इस केस में स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, उस पाथ को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। और इस जो पाथ की बात करेंगे, ये जो पाथ होगा, इस पाथ की जो बात करेंगे, अगर इसमें किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दे देगा। ठीक है। अब अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए हम लोग लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइन का जो लेंथ होगा, लाइन का जो लेंथ होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। इस डायग्राम पे देखिए, ये वाली जो लाइन है वो लंबी दिख रही है, फिर लाइन छोटी होती जा रही है, फिर लाइन और छोटी हो गई। ये लाइन लंबी दिख रही है, फिर छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि फील्ड जो हो रहा है पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर जा रहे हैं, फील्ड की वैल्यू उतनी कैसे हो जा रही है, वीक हो जा रही है। ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं कि इन्हीं लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है और जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो सेम होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कह सकते हैं। ठीक है। तो फैराडे का नाम लिखा हुआ है इसमें कि फैराडे जो थे उन्होंने इन लाइंस को लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहा था। लेकिन बाद में जब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के केस में इनको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं कह सकते, आगे चैप्टर में देखेंगे हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट है कि फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज़ बताइए, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ बताइए क्या क्या हो सकता है। तो पहला कंडीशन दिया होगा Q ग्रेटर देन 0। Q ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, Q एक ऐसा नंबर है जो कि 0 से बड़ा है, मतलब कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस बनानी है। तो इसके पास अगर +1 चार्ज रखेंगे तो बाहर की ओर फोर्स लगेगा उस पर, तो फील्ड लाइंस बाहर, ये भी फील्ड लाइन बाहर, बाहर की ओर। तो सारी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, बाहर की ओर होंगी। और इनको हम लोग कहेंगे कि क्या हो रहा है कि सारे के सारे फील्ड लाइंस कैसी हो रही हैं कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है। अब ये कहाँ एंड हो रही हैं, ये इनका एंड दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये इन्फिनिटी पे एंड हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ऐसी लाइंस होती हैं जो कि इन पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी पे एंड होती हैं। ये Q ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशन मिल गया मेरे को। और इसको हम लोग कहते हैं रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसा फील्ड लाइन बनता है, रेडियली आउटवर्ड, ये वाला डायग्राम होगा। अब हम लोग सेकेंड केस लेते हैं Q लेस देन 0। Q लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि Q जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव चार्ज हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग तो +1 चार्ज लेंगे और ये इससे अट्रैक्ट होगा तो किधर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। तो सारे के सारे फील्ड लाइंस कैसे होंगे, अंदर की ओर होंगे। और इनके लिए वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, सारे के साथ तीर होंगे अंदर की ओर। तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि फील्ड लाइंस इन्फिनिटी पे स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पे एंड करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं हम लोग, थर्ड कंडीशन, Q1 Q2 लेस देन 0 या Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में 0 से छोटा नंबर मिल रहा है। मतलब Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करने पर कोई नेगेटिव नंबर मिल रहा है। अब कोई नेगेटिव नंबर कब मिल सकता है, ये कब मिल सकता है, जब Q1 अगर पॉजिटिव है तो Q1 नेगेटिव होना चाहिए, और अगर Q1 नेगेटिव है तो Q1 पॉजिटिव होना चाहिए। इसका क्या मतलब निकला, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब अनलाइक चार्जेस हो। ठीक है, इसमें देखिए इस केस की बात करें तो Q1 इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, -Q2। तो ये भी तभी पॉसिबल है जब अनलाइक चार्जेस हो। तो ये अनलाइक चार्ज का फील्ड लाइंस बना दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे, एक पॉजिटिव ले लेंगे, एक नेगेटिव ले लेंगे। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से रिपेल होंगी और नेगेटिव से अट्रैक्ट होंगी। तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे जाएंगी।
पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी नेगेटिव पे जाएंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के नेगेटिव पे जा रही हैं, ठीक है, नेगेटिव पे जाएंगी और पॉजिटिव से बाहर की ओर जाएंगे। हम लोग कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड पे होती हैं। अब इसी को हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस के फॉर्म पे देखते हैं कि पहला कंडीशन दिया है, फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। इफ़ देयर इज सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। सिंगल चार्ज के लिए, सिर्फ पॉजिटिव के लिए और सिर्फ नेगेटिव के लिए वो इन्फिनिटी पे एंड हो सकते हैं और इन्फिनिटी से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कंटिन्यूअस कर्व्स होंगी। कंटिन्यूअस कर्व्स का मतलब क्या होता है कि उनमें बीच में कहीं पर ब्रेक नहीं हो सकता। ये कभी भी फील्ड लाइंस ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इस जगह पे चार्ज जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया और फिर इस जगह पे क्रिएट हो गया। और हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में जानते हैं कि चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऐसा भी समझ सकते हैं कि अपने आप चार्ज जंप करके किसी एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे नहीं जा सकता, ठीक है। फिर देयर टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। मान लो एक फील्ड लाइन ये हो गया और एक फील्ड लाइन ये हो गया, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गए। तो हम लोग पहली प्रॉपर्टी जो बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जो टेंजेंट बनता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है फोर्स को या इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हम लोग क्या बनाते हैं, अगर टेंजेंट इस पॉइंट पे बना हो, इस डायरेक्शन पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स का डायरेक्शन ये है, और अगर इस पॉइंट पे बना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स का डायरेक्शन ये है। मतलब जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पर दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पर दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला दिया हुआ है कि टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल हैव यूनिक डायरेक्शन। यूनिक होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि अगर दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो यूनिक डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगला बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ऐसा क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे एंड हो जाएंगी, वो कभी भी घूम करके वापस नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ये जो टॉपिक है ये हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि पानी जो है किसी एक जगह पे फ्लो कर रही है और उसका सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया ds है, जो कि क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। जैसे मान लीजिए पाइप है ऐसी, इस पाइप में कोई लिक्विड फ्लो कर रही है, ऐसा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर एरिया से जो कि इसके नॉर्मल है, इस सरफेस के जो नॉर्मल लाइंस पास हो रही हैं, इनको कहते हैं हम लोग फ्लूइड के केस में स्ट्रीम लाइंस। और ये स्ट्रीम लाइंस जो सरफेस से पार हो रही हैं, कितनी स्ट्रीम लाइंस पास हो रही हैं, उसको हम लोग कह देंगे पानी का फ्लक्स, दैट इज़ फ्लक्स ऑफ वाटर, ठीक है। इसी से कंपैरिजन करके एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक पानी तो फ्लो कर रही होती है, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा मटेरियल होता है जो फ्लो कर रहा होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी लाइंस है जिनको बनाया गया है, तो वहाँ पर बोल रहा है कि कोई फ्लो नहीं होता। फिर भी इस केस में हम लोग क्या मान रहे होते हैं कि एक पर यूनिट एरिया पे जितने फील्ड लाइंस होंगे उसको हम लोग क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, और फाई जो होगा, फाई ई अगर बोल दें तो वो होगा कि किसी भी स्पेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी एरिया नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो फाई ई की जो वैल्यू होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से जितने पास हो रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या मान के चलते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। ये एरिया वेक्टर हो गया, और जो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसा तिरछा पास हो रहा है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या इस बार ये इसके नॉर्मली हैं? अगर नॉर्मली नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग फ्लक्स में कंसिडर नहीं कर सकते, हम लोग को इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं दो भाग में।
ये हो जाएगा थीटा, तो ये होगा ई साइन थीटा, और ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा है? ई कॉस थीटा है। तो अगर ई कॉस थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब फ्लक्स के लिए हम लोग फाई ई को लिख सकते हैं ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। इससे निकल कर क्या आएगा? फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डी एस एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फाई ई जो होगा वो कैसा हो जाना चाहिए? एक स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो फाई होता है, फ्लक्स होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। और फाई ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट डी एस वैक्टर फॉर्म पे। और हम लोग जानते हैं कि अगर टोटल फ्लक्स कभी निकालना हो तो फाई का ऐसा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया फ्लक्स का। यहाँ पर ये बोल्ड में लिखा हुआ है। बोल्ड में लिखने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ई, वेक्टर एस, और ये हो जाएगा ई डी कॉस थीटा। ठीक है। तो हम लोग के पास निकला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसा हो सकता है? वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, वो ज़ीरो हो सकता है। एक बार चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइन कैसा कैसा हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि फ्लक्स फाई जो था उसका फॉर्मूला था ई इंटू एस का डॉट प्रोडक्ट। ई इंटू एस का डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा? ई एस कॉस थीटा। अब थीटा की जो वैल्यू होती है वो हो सकती है एक्यूट, 90 या ऑब्ट्यूस। इस हिसाब से जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी, एक्यूट एंगल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू आती है पॉजिटिव, 90 के लिए आती है 0, और ऑब्ट्यूस के लिए आ जाती है नेगेटिव। तो इस हिसाब से पहला सरफेस देखते हैं हम लोग। ये सरफेस हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, मतलब ये सरफेस कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर मैं इस पे एरिया वेक्टर को बनाऊं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है मतलब वो एक्यूट एंगल हो गया, तो इसका फ्लक्स कैसा होगा? फाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा। एक और कंडीशन देख लेते हैं, सेम सरफेस ले लेते हैं ऐसा। इस बार भी फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर की ओर है, लेकिन इस बार नॉर्मल नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। और ये जो चार्ज है अभी भी कैसा, सरफेस कैसा भी चार्ज है, ये अभी भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो फिर से एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा। ये बना दिया एरिया वेक्टर, सरफेस के हमेशा बाहर की ओर होगा। अब ये एंगल कैसा है? एक्यूट एंगल है फिर से। तो इस बार भी फ्लक्स कैसा होगा? फ्लक्स की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो फ्लक्स दोनों केस में पॉजिटिव होगा। सेकेंड केस देखते हैं। ये सरफेस हो गया। ठीक है। और इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा है, सरफेस के पैरेलल। ये सरफेस के पैरेलल हो गया। और एरिया वेक्टर कैसा होगा? इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो जो एंगल है इस बार थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। अब पूरा का पूरा फ्लक्स जो है, अगर एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 कितना हो जाता है? 0। और cos 90 0 होगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 0। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर सरफेस हो और सरफेस के ऊपर से फ्लक्स लाइन पास हो जा रही है तो सरफेस से कितना गया? सरफेस में एक भी नहीं गया, तो फ्लक्स कितना है? 0 है। थर्ड केस देखते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव कब होती है। तो मेरे पास एक सरफेस हो गया फिर से वैसे ही। इस बार फील्ड लाइंस को मान ले रहा हूँ अंदर की ओर। अंदर की ओर कब होगा? जब इसमें चार्ज कैसा हो? नेगेटिव चार्ज हो। और एरिया वेक्टर कैसा होता है? एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इस एंगल को देखें, एक वेक्टर ऊपर की ओर है, एक वेक्टर नीचे की ओर है, तो एंगल 180 डिग्री हो गया।
cos 180 में नेगेटिव होता है, तो इसलिए फ्लक्स जो होगा फाई कैसा निकल जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक और केस देख लेते हैं ऐसे। सेम ये सरफेस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वैसे तिरछी आ रही थी ऐसी। फिर से एरिया वेक्टर बना के देखते हैं, एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये फील्ड लाइंस अगर अंदर आ रही हैं ये तब पॉसिबल है जब चार्ज कैसा हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो दो वेक्टर बन रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, तो एंगल कैसा हो रहा है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब कॉस में 90 से अधिक, कॉस में 90 से अधिक मतलब नेगेटिव, तो फाई की वैल्यू फिर से क्या निकल गई, नेगेटिव निकल गई। तो इस हिसाब से क्या समझ में आया कि फ्लक्स हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब फील्ड लाइंस बाहर की ओर होती हैं तो उस समय फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज के लिए जब फील्ड लाइंस अंदर की ओर होती हैं तो फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव। और जब सरफेस के पैरेलल चले जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब फील्ड लाइंस इसके में से एक भी पास नहीं हो, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो एक चीज़ और समझ में आया कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फ्लक्स होगा कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और किसी भी नेगेटिव चार्ज के लिए फ्लक्स कैसा लेंगे, नेगेटिव। और अगर पैरेलल हो जाए सरफेस के तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों के आसपास पूरे जगह पे पोलर मॉलिक्यूल्स यूज है। पोलर मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इन पोलर मॉलिक्यूल्स को ही रिलेट करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक केस लेते हैं HCl का। HCl में ये जो बॉन्ड होता है वो ये जो होगा, ये जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और ये जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो ये अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसमें हल्का नेगेटिव और इसमें हल्का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो सिस्टम बना, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज हो, और दोनों किसी न किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कह देते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। अब जो डिस्टेंस था इनका, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, इसको भी a और इसको भी a बोल देते हैं। ये हो गया -q, ये हो गया +q। तो ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेज़र करने के लिए हम लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा Q × 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि चार्ज और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट जो होता है वो क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम, और इसका हो जाएगा मीटर। ठीक है, इसको cm ऐसा जनरली नहीं लिखते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर जैसा दिखता है, बीच में एक डैश लगेगा। ठीक है, अगर इसके टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो टोटल डाइपोल का चार्ज कितना होता है, 0। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस डाइपोल को स्केलर माने या वेक्टर माने, एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो ये डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर जैसा बिहेव करता है। तो ये जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन कैसा लेते हैं हम लोग, इसका डायरेक्शन लेते हैं -2 पॉजिटिव। फिज़िक्स में अधिकतर चीज़ें जो होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती हैं, लेकिन इकलौती ऐसी चीज़ जिसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव लिया गया है वो ये है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, कन्वेंशन है, इसको समझाया। द
बाय कन्वेंशन डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इज सेड टू बी डायरेक्शन ऑफ द डायपोल, डायपोल का डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब टोटल चार्ज 0 है तो टोटल फील्ड भी कितनी होगी इसकी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल जो होगा वो क्या होता है, डायपोल देयरफॉर फॉल्स ऑफ एट लार्ज डिस्टेंस, मतलब करीब करीब 0 करीब होता है। ठीक है, अब इसका एक डेरिवेशन करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल कितना हो सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का फील्ड कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करेंगे तो जो डायपोल था, इस डायपोल में मेरे पास एक साइड पॉजिटिव चार्ज था, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज था, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था 2a। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करें हम लोग तो मेरे पास दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो मैं इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा या तो इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस लाइन को कहते हैं हम लोग एक्सियल एक्सिस और इस लाइन को कहते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस डायरेक्शन पे निकालना है, दो डायरेक्शन पे निकालना है, या तो एक्सियल एक्सिस पे निकालना है या तो इक्वेटोरियल एक्सिस पे निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इन एक्सियल एक्सिस। एक्सियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे, फिर सेम इसको करेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला जो चार्ज था ये माइनस क्यू इस साइड है और प्लस क्यू इस तरह। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 2a और यहाँ पर हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा a। इस पॉइंट का नाम देते हैं a, इस पॉइंट का नाम देते हैं b और ये हो गया उसका सेंटर o। और जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वो इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है और ये वो पॉइंट है जहाँ पर फील्ड निकालना है, इस पॉइंट का नाम देते हैं p। अब अगर फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना होता है वहाँ पर +1 चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। इस प्लस से ये प्लस रिपेल होगा, इसीलिए फील्ड जो होगा बाहर की ओर होगा और नाम होगा ई, बी की वजह से है तो बी, और ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा तो फील्ड का नाम होगा ई ए। तो नेट फील्ड जो होगा उसको सोचना है कि नेट फील्ड क्या होगा, तो पहले चेक कर लेते हैं कि ई ए क्या होगा। तो ई ए होगा के ए पे चार्ज यानी कि Q और डिस्टेंस बिटवीन A एंड P। तो यहाँ से यहाँ तक है A और यहाँ से यहाँ तक है R। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा A प्लस R का स्क्वायर। वैसे ही अगर पूछें कि ई बी कितना होगा तो ई बी कितना होगा, K चार्ज कितना है B पे चार्ज भी है Q और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा R है और ये A है, ये पूरा R है और ये A है, तो कितना बच गया R माइनस A का स्क्वायर। अगर नेट फील्ड निकालना हो, E नेट निकालना हो तो दो वेक्टर को देखते हैं। एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन पे है, एक वेक्टर जो है इस डायरेक्शन पे, जो रिजल्टेंट निकलेगा दोनों को माइनस करने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे ई बी माइनस ई ए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ई बी माइनस ई ए ही क्यों करेंगे, क्योंकि ई बी जो है वो बड़ा है ई ए से। तो ई नेट का फॉर्मूला यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल गया, ई इज इक्वल्स टू ई बी माइनस ई ए। दोनों को सिंपली माइनस करना, तो माइनस करके देख लेते हैं कितना वैल्यू आएगा इसका। ठीक है, तो ई बी की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो नेट फील्ड ई इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के और क्यू कॉमन हो गया, बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। ये हो जाएगा के क्यू इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है,
इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि इज इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ब्रैकेट को खोल देते हैं तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या रिजल्ट बचता है कि के क्यू इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या बच गया इसमें देख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं के इंटू क्यू इंटू 4 इंटू ए इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो आर होता है, हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट है कि जो ये Q इंटू 2a जो होता है वो P के बराबर होता है। तो K इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, K को K रख दिए और Q इंटू 2a को लिख दे रहा हूँ P। 2a को लिए थे तो एक 2 बच जाएगा और एक r बच जाएगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये निकल गया नेट फील्ड की वैल्यू। तो E का फॉर्मूला क्या निकला 1/4πε0, ठीक है, P इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर किसी आइडियल डाइपोल के लिए यही सेम कंडीशन लगाए हम लोग, आइडियल डाइपोल में ए जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा r टू द पावर 4 और एक r कट जाएगा तो नेट फील्ड क्या निकलेगा E इक्वल्स टू निकल जाएगा 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। ये लास्ट फॉर्मूला निकल गया। तो एक्सियल एक्सिस में नेट फील्ड की वैल्यू कितनी होती है E से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए किसकी वजह से, ड्यू टू अ डाइपोल कब इन इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी कितनी होगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसके एक एंड पे क्या होगा, एक चार्ज होगा माइनस क्यू, एक एंड पे क्या चार्ज होगा प्लस क्यू। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा ए और ए। अब ये जो एक्सिस बन रही है हम लोग के पास, ये बीच से जो एक्सिस पास हो रही है, इस पूरे एक्सिस को हम लोग क्या कह देंगे, इक्वेटोरियल एक्सिस कह देंगे। अब इस इक्वेटोरियल एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है हम लोग को, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि इस किसी पॉइंट P पर फील्ड निकालनी है। ऐसा ये कोई पॉइंट P है, इस पर फील्ड निकालना है। तो जहाँ पर फील्ड निकालना होता है वहाँ पर +1 चार्ज मानना पड़ता है। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पर +1 चार्ज है। अब इस पॉइंट का नाम क्या था A, इस पॉइंट का नाम क्या है B, ये है O, पिछले वाले डायग्राम जैसा ही है। और ये जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को बोल दे रहे हैं R। अगर +1 चार्ज ऊपर में मानते हैं तो वो +1 चार्ज इस माइनस से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये फोर्स फील करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। और अगर बात करें इस पॉजिटिव चार्ज से, ये वाला चार्ज Q जो है वो क्या फील करेगा, रिपल्सन फील करेगा इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो वेक्टर मिल रहे हैं जो कि एंगल पे बन रहे हैं, और दो या दो से अधिक वेक्टर जब किसी पर्टिकुलर एंगल पे दो हो तो हम लोग या तो फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या तो रिजॉल्व करके बना सकते हैं। तो इस फील्ड का नाम दे देता हूँ मैं, इस जो नीचे की ओर फील्ड आ रही है ए की वजह से आ रही थी, इसलिए इसका नाम रख देते हैं EA, और इस फील्ड का नाम रख देते हैं EB, ठीक है। तो हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस कंडीशन में कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इस EA को दो भाग में रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एक इस डायरेक्शन पे होगा और एक इस डायरेक्शन पे होगा।
और ई बी को भी दो भाग में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक ऊपर की ओर हो जाएगा और एक इसी में आ जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। इस हिसाब से ये ई ए था, तो ई ए का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अगर इस ई बी की बात करें, इस ई बी को भी दो भाग में बांट सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगा ई बी कॉस थीटा, और ये जो ऊपर वाला है वो हो जाएगा ई बी साइन थीटा। रिजॉल्व कर लिए पूरे क्वेश्चन को। अगर इसको रिजॉल्व करने के बाद रिजल्ट को एक बार चेक करें हम लोग, तो हम लोगों के पास क्या क्या मिल रहा है कि ये जो ई बी कॉस थीटा है दोनों एक ही डायरेक्शन पे लग रहा है, और ये ई बी साइन थीटा जो है और ई ए साइन थीटा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है। तो इस पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में बांट देता हूँ मैं। पहले ई ए और ई बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस को मान लेता हूँ कि ये एक्स है और ये भी एक्स है। तो कंडीशन क्या होता है कि अगर निकालना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, तो ई ए का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 ए पे चार्ज यानी क्यू, और ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस मतलब एक्स का स्क्वायर। सिमिलरली अगर ई बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा कह सकते हैं कि ई ए जो है वो ई बी के बराबर है, और अगर ई ए और ई बी बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि ई ए साइन थीटा जो होगा वो ई बी साइन थीटा के बराबर होगा, और ई ए कॉस थीटा जो होगा वो ई बी कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकला अपने पास, यहाँ से कंक्लूज़न ये निकल जाता है कि अगर फील्ड को हम लोग दो पार्ट में बांट के बनाना पड़ेगा, एक बार एक्स के लिए अलग और एक बार वाई के लिए अलग। तो ई एक्स एक्स एक्सिस की ओर ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो हो जाएगा वो ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो ऐसा लिख सकते हैं 2 ई ए कॉस थीटा। 2 तो 2 रहेगा, और ई ए की वैल्यू कितनी थी, 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और किसी भी ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये जो एंगल है थीटा है, ये एक्स है, ये है आर और ये है ए, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगा ए बाई एक्स, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा ए बाई एक्स। तो क्या वैल्यू निकल गया, ये निकल गया 1/4πε0, ये 2 इंटू क्यू इंटू ए, इसको तो पी बुला देते हैं, तो पी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मतलब एक्स क्यूब। तो नेट फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी निकल गई, नेट फील्ड अपॉन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकली है पी अपॉन एक्स क्यूब। अब ई एक्स निकल गया, अब ई वाई के बारे में सोचते हैं कि ई वाई कितना होगा, ई वाई कितना होगा। तो वाई एक्सिस में फील्ड हो जाएगा, एक है ऊपर की ओर लगने वाला ई बी साइन थीटा, एक है नीचे की ओर लगने वाला ई ए साइन थीटा, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो ई बी साइन थीटा माइनस ई ए साइन थीटा, दोनों इक्वल है और अपोजिट है, तो ई वाई को बोल सकता हूँ, वाई एक्सिस के लॉन्ग फील्ड हो जाएगी 0। तो अगर नेट फील्ड की बात करते हैं तो नेट फील्ड तो सिर्फ ई बचेगा जो कि एक्स के लॉन्ग है, तो वो ई एक्स के बराबर होगा, और वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 चार्ज की पी अपॉन एक्स क्यूब। अब इस एक्स के बारे में सोचते हैं, एक्स कितना होगा। यहाँ पर याद होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना था, ये जो था ये था एक्स, ये था आर और ये था एल। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स होगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का पावर 1/2। पुट कर देते हैं तो ई कितना निकलेगा, 1/4πε0 पी अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2। अगर कंपेयर करते हैं फिर से आर से एल को, तो आर जो है वो जो है बहुत
बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एल, तो एल के स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P/r³। ठीक है। सेम डेरिवेशन एनसीईआरटी किताब में भी दिख रहा है कि इक्वेटोरियल एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताया वो कैसे निकालेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सप्रेशन क्या निकला है, एक्सप्रेशन ध्यान से देखेंगे तो सेम एक्सप्रेशन निकला है एक निकलेगा 2p/r³ एक्सियल एक्सिस के लिए और p/r³ इक्वेटोरियल एक्सिस के लिए। अब इक्वेटोरियल एक्सिस के लिए जो आंसर आया है उसमें नेगेटिव साइन क्यों आया है इसको समझते हैं कि जब ग्राफ बनाए होंगे हम लोग तो ग्राफ में याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे था। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड पे था, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव एक्स बोलते हैं, इधर को माइनस में एक्स कहते हैं। तो नेट फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट साइड आया था इसलिए उसमें नेगेटिव लिया होगा। ठीक है। इसके अलावा क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है पॉइंट चार्ज की वजह से 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है और पॉइंट चार्ज के लिए, और डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं तो r³ के डायरेक्ट इनवर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर इसको भी समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डाइपोल की वजह से ज़्यादा जल्दी वेरी करेगा एज़ कम्पेयर टू पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन नंबर 1.9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9 में क्या बोला है कि दो चार्जेस हैं +10 माइक्रोकूलम का और -10 माइक्रोकूलम का, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है 5 mm है, और इसके सेंटर से लेकर के जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कितना होगा पॉइंट P पर। अब पॉइंट P जो है वो उसके एक्सियल एक्सिस में है, और ध्यान से देखिए +-10 माइक्रोकूलम मतलब ये डाइपोल बन गया एक। तो डाइपोल के एक्सियल एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, E का फॉर्मूला होता है 2p/4πε0 r³। तो 2 रहेगा, P की वैल्यू हो जाएगी Q × 2L/4πε0 r³। पुट कर देते हैं तो 2 का 2, Q की वैल्यू होगी 10 × 10⁻⁻6, L की वैल्यू होगी 5 × 10⁻⁻2, और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 डिवाइडेड बाई r³। r³ कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 × 10⁻⁻2 का क्यूब। ठीक है। इसमें भी सेम ही है, जब इसमें सॉल्व किया है तो आंसर कितना आ रहा है 2.7 × 10⁵। तो E की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2.7 × 10⁵। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एक्सियल एक्सिस की निकल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल एक्सिस की कितनी निकलती है 1/4πε0 2p/r³, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल एक्सिस से कितनी निकलती है 1/4πε0 p/r³। यहाँ पर 2 होता है और यहाँ पर 2 नहीं होता। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका मतलब E इक्वेटोरियल जो होता है वो E एक्सियल का आधा होता है। अब सेकेंड इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब एक्सियल एक्सिस में पूछा है। तो जो आंसर आया है उसका आधा, पूरे को सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग के पास दो क्वेश्चन दिया हुआ तो टाइम कंज्यूम कर लेगा, इसलिए डायरेक्टली 2.7 × 10⁵ का डायरेक्टली आधा करने पे भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 1.3 × 10⁵ न्यूटन इक्वेटोरियल एक्सिस में। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में नियरली सेम ही आंसर होगा, 1.33 दिया हुआ, करीब करीब सेम आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होगा जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे। तो डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लेता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसा। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक ऐसे डाइपोल को प्लेस कर दिए। डाइपोल का इस जगह पे -q है, इस जगह पे +q है, जिसकी वजह से डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस से प्लस की ओर। तो एक वेक्टर है इधर
और एक वेक्टर है ईथर, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा ये लेंगे क्योंकि वेक्टर्स को इनिशियल होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है इस डाइपोल के साथ क्या होगा। तो जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो ऐसा भी एज्यूम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये दिया हुआ है, इसका मतलब प्लस चार्ज इधर होगा और माइनस चार्ज इधर होगा। ये माइनस इस माइनस से रिपेल, इससे अट्रैक्ट होगा, इसकी वजह से इसमें फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा और इस प्लस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा। फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू ई। तो यहाँ पर भी जो फोर्स लगेगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू ई। जब भी पेयर ऑफ फोर्स लग रहे हो किसी भी चीज़ पे तो वो घूम जाता है और घूमने पे जो लगता है उसको कहते हैं टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये 2L है, ठीक है, ट्रायंगल के नीचे बना देते हैं, ये 2L हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो परपेंडिकुलर, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिखा, देखिए फोर्स के परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है। तो हम लोग के पास ये फोर्स हो गया, इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो क्यू ई इंटू ए सी लिख सकते हैं। अब किसी भी ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन थीटा होगा ए सी अपॉन 2L। तो ए सी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2L साइन थीटा। यहाँ पर आ जाएगा Q इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है। Q इंटू ई इंटू 2L, Q इंटू 2L को बोल सकते हैं P, तो बन जाएगा पी ई साइन थीटा। P और E को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जा रहा है डाइपोल मोमेंट, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और टाउ हो गया टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, पी ई साइन थीटा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं P क्रॉस E। ये इसी को वेक्टर फॉर्म पे लिख दिया। टॉर्क की वैल्यू कितनी निकल गई, P क्रॉस E, जहाँ पर P डाइपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड और टाउ टॉर्क है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर पे हम लोग क्या दे सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं। तो चार्ज जो होगा उस पर फैल जाएगा और इसकी वजह से हम लोग क्या देखेंगे कि पर यूनिट लेंथ में चार्ज जो होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वहाँ पर हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये हो जाएगा Q अपॉन L। अगला केस दिया हुआ जैसे सरफेस में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सरफेस में चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा Q अपॉन एरिया। अगर S बोलते हैं तो Q अपॉन S, ये कंडीशन हो गया। और अगर मान लो कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी कहेंगे, और ये हो जाएगा Q अपॉन V। छोटे से जगह के लिए dQ अपॉन dL, छोटे से एरिया के लिए dQ अपॉन ds, और छोटे से वॉल्यूम के लिए dQ अपॉन dV। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके हिसाब से सारे फॉर्मूले दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है।